उसमें जमहूरियत भी ख़राब हुई और सियासतदान भी बदनाम हुए। तो ऐसे रवैये से मैं नहीं समझता कि कुछ हासिल होगा और ये मुशावरत के अमल भी शायद मशकूक हो जाए ऐसे हालात में। वज़ीर आज़म साहब जो सुप्रीम कोर्ट हैं वो रिटायर हुए और उन्होंने एक स्टेटमेंट दी। उन्होंने ये कहा कि जब सियासी मामलात अदालत के अंदर जाते हैं तो मार्शल लॉ की राह हमवार होती है। अब लोग इसका हवाला दे रहे हैं कि अगर आप लोग मुशावरत के साथ एक सेटअप नहीं बना पाए तो फिर ये मामला इलेक्शन कमीशन के पास चला जाएगा और फिर ये भी हो सकता है कि ये मामला कोर्ट की तरफ चला जाए। अगर कोर्ट की तरफ चला जाए तो शेख रशीद साहब की जो बयानात आ रहे हैं कि जुडिशल मार्शल लॉ चीफ जस्टिस को लगा देना चाहिए, फिर वो शायद यकीनी बन जाए। देखिए, लास्ट टाइम भी ऐसे ही हुआ था कि इलेक्शन कमीशन ने फैसला किया था, कंसेंसस क्रिएट नहीं हो सका था। वो फैसला भी कोई ज़्यादा तसल्ली बख्श साबित ना हुआ। मैं किसी जुडिशल मार्ग में यकीन नहीं रखता। ये चंद सियासतदान हैं जो अपनी नाम चमकाना चाहते हैं इस किस्म के बयानात देकर। तो हकीकत ये है कि सियासत मैच्योर हो चुकी है, यकीनन हमारी मुश्किलात हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि निगरां हुकूमत जो है वो अपोजिशन और आपकी मर्जी से बने, मगर ऐसा फिलहाल इसलिए चूँकि खुर्शीद शाह साहब का भी बयान आ गया कि हम नून लीग के साथ मुशावरत नहीं करेंगे। मियाँ साहब जो आपके लीडर हैं उनका भी बयान आ गया कि जी वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जिस किस्म की कारकर्दगी रही है, आपने भी कहा कि सेनेट में मैं बहुत मायूस हुआ हूँ। तो फिर आप अगर मुशावरत यहाँ पे ब्रेक डाउन हो जाएगी तो फिर फ़ायदा तो शायद गैर सियासी कुव्वतों को होगा। कोशिश तो है। खुर्शीद शाह साहब पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट सिर्फ नहीं करते, अपोजिशन को रिप्रेजेंट करते हैं और मैं ट्रेजरी बेंचेस को रिप्रेजेंट कर तलीफ जमातें भी हैं। तो कोशिश होगी कि कंसेंसस क्रिएट हो जाए। मैंने पहले कहा कि उसमें कुछ मुश्किलात ज़रूर आ गई हैं, रवैया रहा है सेनेट के अंदर उसकी वजह से। तो बहरहाल सियासत में मुमकिनात की बात होती है, तो कोशिश के कंसेंसस क्रिएट हो जाए। ना हुआ तो फिर इलेक्शन कमीशन के पास मामला जाता है। मैं बार बार शेख रशीद साहब का रेफरेंस इसलिए दे रही हूँ क्योंकि कुछ हल्के उनको सुनते हैं और कुछ हल्कों की तरफ से वो बोलते भी हैं। तो उनका जो बयान है ये कह देना कि इलेक्शंस जो हैं वो सही मायने में नहीं हो सकते जब तक सुप्रीम कोर्ट जुडिशल मार्शल लॉ ना लगाए, हल्का बंदियाँ मशकूक हैं, अबूरी सेटअप के लिए तमाम जमातों को ऑन बोर्ड होना होगा, इमरान खान की मुशावरत के बगैर निगरां हुकूमत कबूल नहीं करेंगे। इससे तो मामला तो ऐसा लग रहा है कि फिर से तसादुम। आप वज़ीर आज़म हैं, आप इस तसादुम से मुल्क को कैसे बचा सकते हैं? तसादुम कोई नहीं है। 2 महीने रहते हैं इस हुकूमत के, हुकूमत अपनी टर्म पूरी करेगी इंशाअल्लाह और उसके बाद 2 महीने के अंदर इलेक्शन हो जाएंगे। आइन भी यही कहता है। इसके अलावा जो मर्जी कोई कहता रहे, मैं तो किसी की बात को अहमियत नहीं देता, मैं तो आइन देता हूँ। अगर किसी ने आइन की वायलेशन करनी है तो फिर वो भी कानून की पकड़ में आएगा। और जब भी ऐसे मामलात हुए हैं मुल्क के मफाद में नहीं हुए, ना सियासत के मफाद में हुए हैं, ना सियासतदानों के मफाद में हुए हैं, ना मुल्क के मफाद में हुए हैं। तो इसलिए सब के लिए बेहतर है कि जो आइनी रास्ता है उस पर अमल हो और जिस पर अमल ना होने की कोई वजह मुझे समझ नहीं आती। मसला ये है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब नाअहल तो हो चुके, उनके ऊपर केसेस भी चल रहे हैं, कन्विक्ट हो जाते हैं और इसका खदशा है। तो फिर जो पार्टी के बड़े फैसले हैं क्या वो सिर्फ शहबाज शरीफ साहब करेंगे या आप लोग कोई कोर कमेटी बनाएंगे? आप लोगों ने इसके ऊपर सोच विचार की है एज अ पार्टी? देखिए, पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ये फैसला किया था कि नवाज शरीफ साहब पार्टी के कायद होंगे और शहबाज शरीफ साहब सदर हैं। तो फैसले पहले भी मुशावरत से होते रहे, अभी मुशावरत से होंगे यकीनन। उसमें नवाज शरीफ साहब की जो राय होती है उसकी अहमियत, मगर अगर वो जेल में हो तो राय कैसे देंगे? राय देखें, होना या ना होना, पहले भी जेल में रहे हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। और राय कायम करना या उसका पहुंचाना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता। और अगर इंसाफ है अदालतों में तो कोई ऐसा सबूत नहीं है जो आज तक अदालत में पेश हुआ हो जिस पर कन्विक्शन
सरल इससे पहले भी हाईजैकिंग में भी कन्विक्शन हुई, हाईजैकर भी ठहराया गया, तो आज भी ये मुमकिन है कि अदालतें ऐसे फैसले कर दें, तो उससे सियासत खत्म नहीं होती। ना पहले एक मिलिट्री गवर्नमेंट थी जी, ना उस वक्त नवाज शरीफ की सियासत खत्म हुई और ना ही आज कोई खत्म कर सकता। मगर जो आप बात कह रहे हैं बहुत अहम है। अगर मियाँ साहब को सज़ा हो जाती है, उनको जेल हो जाती है, तो फिर जेल से भी वो एक पॉलिसी दे सकते हैं? जी बिल्कुल, क्यों नहीं दे सकते जी। अगर ऐसी कोई बात हो, ये मफरूज़े पर मबनी है, लेकिन ऐसी कोई बात हो तो लोगों ने इलेक्शन जीते हैं जेल में रहकर, तो पार्टी भी, और इससे पहले भी वो पार्टी चलाते रहे हैं जब मुशर्रफ का दौर था, कोई ऐसी बात नहीं। तो इलेक्शंस के अंदर पार्टी का वजीर आजम का कैंडिडेट कौन होगा? ये फैसला तो इलेक्शन के बाद ही, अगर पार्टी के पास अक्सरियत होती है तो पार्टी बैठ कर करेगी, ये उस वक्त ही फैसले होते हैं। पहले तो डिसाइडेड होता था कि अगर अक्सरियत हुई तो नवाज शरीफ साहब होंगे जी, तो इस दफ़ा राय से मुशावरत होगी और फैसला होगा। मैं इसलिए आपसे सवाल कर रही हूँ क्योंकि लोग प्रिज्यूम करते हैं कि क्योंकि शहबाज शरीफ साहब ने अब लिया है और वो सदर हैं पार्टी के, तो वो ही फिर अगले वजीर आजम होंगे। जी बिल्कुल, आमतौर पे सदर को ही आगे किया जाता है जी, लेकिन अगर आप मुझसे पूछें कि हतमी फैसला हो गया, तो हतमी फैसला नहीं हुआ। पहले फैसले होते थे कि कौन वजीर आजम होगा, अभी वो फैसला उस तरह से नहीं हुआ। ठीक है। और जो मियाँ साहब का एक और बयान आया कि मैं हर अदारे के साथ बात करने के लिए तैयार, पहले मियाँ साहब के जो बयानात आते रहे थे वो कुछ मुख्तलिफ थे, अब ये आ रही है कि जी मैं हर अदारे से बात करने के लिए तैयार हूँ, तो किसकी तरफ इशारा है? कौन से इदारे की तरफ इशारा है? हर इदारे की तरफ, मगर वो अगले भी बात करने को आप उसमें शामिल कर ले। मकसद यही है कि मुल्क के मुफाद में हम चाहते हैं कि मुफाहमत से ये सियासी सफ़र जो है, जमहूरियत का सफ़र है, ये आगे चलता रहे। तो उसमें बातचीत सियासत में कभी ख़त्म नहीं हो, तो और ज़रूरत है, आज मुल्क में एक डायलॉग की ज़रूरत है कि जो ये तनाव पैदा हुआ है इदारों के दरमियान, ये ख़त्म हो, क्योंकि मकसद सबका एक ही है कि मुल्क में इस्तेहकाम हो, मुल्क में जमहूरियत आगे बढ़े और मुल्क के अंदर खुश, तो इसके लिए मिलकर ही काम करना होगा। मगर अगला इदारा भी आपसे बात करने को तैयार है? देखिए, इदारे सब मुल्क के इदारे होते हैं, जो आईनी इदारे हैं वो सब मिलकर ही मुल्क चलाते हैं और सब मुल्क की बेहतरी के लिए काम करते हैं। उनकी राय मुख्तलिफ हो सकती है हालात के बारे में, तो हमारा ये काम दान है कि मिलकर एक ऐसा माहौल पैदा करें, ऐसे हालात पैदा करें कि हुकूमत जो भी हो मुस्तहकम हो और वो काम कर सके। बदलाव है मियाँ साहब की टोन के अंदर। हम देखते रहे कि जब मियाँ साहब ने मार्च किया तो उन्होंने एक बड़ी सख्त टोन इख्तियार की, उनकी बेटी ने भी बड़ी सख्त टोन इख्तियार की। फिर NA 120 का बाई इलेक्शन हुआ, उसके अंदर उन्होंने कहा जी कि रात के अंधेरे में हमारे वर्कर्स को उठा के लिया जा सकता है। तो ऑब्वियसली एक चेंज ऑफ माइंड तो नहीं कह सकते, मगर चेंज ऑफ टोन। तो क्या आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग बेहतर होनी शुरू हुई है? क्या इस नतीजे में हुआ है ये सब कुछ? नहीं, कोई अंडरस्टैंडिंग यहाँ नहीं है। ये सियासत में जो भी वक्त के हालात, जो हालात होते हैं उनके मुताबिक ही बात की जाती है। तो उस वक्त ज़रूरत थी कि अवाम भी ये सवाल करते थे कि एक हुकूमत जो चल रही थी, काम कर रही थी, उसको एक बड़े कंट्रोवर्शियल फैसले पर हटाया गया और अब खुद सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने भी उसको डिस्प्यूट करना शुरू कर दिया बड़े वाज़े अल्फाज में। तो उस वक्त ज़रूरत थी कि अवाम तक पहुँचाया जाए, आज भी ज़रूरत है। तो सियासतदान तो हर मौजू पर अगला स्टेप क्या होगा अगर आप इदारों से बात करना चाहेंगे? क्या ये पसे पर्दा बात होगी या खुल के, जिस तरह रज़ा रबानी साहब ने कहा था कि एक रिकन्सिलिएशन की तरफ जाना चाहिए, सब इदारों से बात होनी चाहिए, कोई ऐसा प्लान सोच रहे हैं? जब इदारों से बात करेंगे कैसे करेंगे, एंड टू हू? देखिए, मैं आईनी इदारों की बात कर रहा हूँ। आईनी इदारे मिलकर ही हुकूमत को मुस्तहकम करना चाहिए। इसके अलावा यहाँ अगर आप NRO टाइप चीज़ की बात कर रहे हैं तो ऐसी कोई मुस्लिम लीग नून ने ना पहले की है और ना आज करनी है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हाथ साफ हैं। हमने कोशिश की है कि हुकूमत चले। 18वीं तरमीम भी आप सब ने मिल के पास की,
फिर बाजवा डॉक्ट्रिन आया, जहाँ पे ये कहा गया कि 18वीं तरमीम जो शायद वो एक अच्छी चीज़ नहीं है। क्या आपको खदशा है कि वो रोल बैक की जा सकती है? बाजवा डॉक्ट्रिन तो मैंने नहीं पढ़ा, 18वीं तरमीम मैंने पास की थी और यकीनन उसके अंदर वक्त के साथ ये नज़र आता है कि कुछ मुश्किलात हैं, हर आइन में होती हैं। हर आइन की जब इम्प्लीमेंटेशन होती है या अमेंडमेंट्स होती हैं तो उनमें मुश्किलात पेश आती हैं। उनको कुछ को एडमिनिस्ट्रेटिवली आपको हैंडल करना पड़ता है, कुछ को पॉलिटिकली करना पड़ता है। तो तरमीम की जरूरत है, आप समझते हैं? डायलॉग है, नहीं मैं नहीं समझता हूँ ऐसी बड़ी ज़रूरत है, लेकिन बहुत सी एम्बिग्विटीज़ हैं, बहुत सी कॉन्ट्रडिक्शन के साथ दूर हो जाएगी। ये कंटिन्यूअस सबसे बड़ी एम्बिग्विटी या कॉन्ट्रडिक्शन क्या है? व्हाट रियली इज द प्रॉब्लम विद द 18th अमेंडमेंट? नहीं, प्रॉब्लम एक नहीं है, नेशन में मुश्किलात नज़र आती हैं। मसलन हेल्थ है, एजुकेशन है, तो इम्प्लीमेंटेशन में मसला है, कानून में नहीं है। नहीं, कानून की स्पिरिट में तो कोई इशू नहीं है, लेकिन जो उसकी इंटरप्रिटेशन है या जो CCI में मौक़िफ़ है सूबों का जी, ये बहुत से ऐसे मामलात हैं जो चाहते हैं कि किस तरह क्या रिलेशनशिप होगी सूबों और वफाक के दरमियान, उस पर ज़रूरी है कि एक डायलॉग है जो जारी है, CCI का फोरम है, दीगर फोरम्स हैं, और इसके अंदर कोई ज़रूरत नहीं कि इसके पर तरमीम करें या कोई ऐसी नहीं। चीज़ मैं अभी कोई आईनी तरमीम की ज़रूरत नज़र नहीं आती, लेकिन अगर आई तो उस पर भी कंसेंसस ही आईनी तरमीम होती है। आज तक कोई आईनी तरमीम पाकिस्तान में कंटेस्टेड नहीं हुई, तो वो भी हो सकती है, लेकिन मुझे कोई ऐसी ज़रूरत नज़र नहीं आती। और लबैक पाक को जनरल इलेक्शंस में हिस्सा लेना चाहिए कि नहीं? देखिए, वो एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई गई है, वो हिस्सा लेना चाहें या ना चाहें उनका फैसला है, मैं उनका फैसला तो नहीं कर सकता। PML हिस्सा लेगी। कहा कि हमने कुछ तबोदो की और कुछ अदारों से रब्ता किया, जिसके बाद उनको पेश कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट के सामने। तो वो कौन से इदारे हैं जो इनको तरीके से प्रोटेक्शन दे रहे थे? देखिए, डिफेंस मिनिस्टर की स्टेटमेंट का मुझे इल्म नहीं है कि कब उन्होंने दी और कैसे दी और कल दी मेरी क्या ताल्लुक है इस मामले से, लेकिन यकीनन सुप्रीम कोर्ट ने भी नोटिस लिया हुआ था, वफाकी हुकूमत भी इसका पीछा कर रही थी, सूबाई हुकूमत भी कर रही थी, तो मेरा ख्याल है वो प्रेशर में जो उन पे था, तो वो उन्होंने बेहतर तहफ़्फ़ुज़ के लिए सुप्रीम कोर्ट में पेश हो जाऊं और कोई शायद वहाँ से रिलीफ मिले, जो कि नहीं मिली, और उनको इस जुर्म में भेज दिया गया, कस्टडी में दे दिया गया। तो अब उनको कानून का सामना करना होगा और उनको अपनी सफाई का हक हासिल है, लेकिन अगर इस जुर्म में वो मुलव्वस पाए गए तो मुझे पूरा यकीन है कि उनको जो सज़ा है वो मिलनी चाहिए और मिलेगी। मगर प्राइम मिनिस्टर को इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे FIA ने रोका, उसके बाद वो गायब हो गए, तो किसी ने FIA से तहकीकात नहीं की या आपने अपने इंटीरियर मिनिस्टर को नहीं कहा कि ये कैसे हो सकता है कि आप किसी शख्स को रोकें और उसके बाद वो इश्तिहारी मुल्जिम हो और वो गायब हो जाए और आपको पता ही ना चले वो कहाँ गया? नहीं, FIA जो होती है वो सिर्फ अपना काम करती है। उन्होंने देखा कि ये नाम है, ये ECL पर है, और ये उनको क्रेडिट दें कि उन्होंने उसको रोका और वो एयरपोर्ट से चले गए। ये FIA की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि उनका पीछा करे या एप्रीहेंड करे, ये दूसरे इदारों का काम है जो पुलिस के। तो पुलिस ने अच्छी कारकर्दगी तो फिर नहीं दिखाई इस केस के? जी, पुलिस रिकवर नहीं कर पाई। इस केस ने मावरा अदालत कत्ल का जो एक इशू है पाकिस्तान के अंदर के ऊपर अटेंशन जो है हमारी दिखाई, और फिर मावरा अदालत कत्ल का बहुत अरसे से मामला चले आ रहे हैं। सिंध पुलिस की अपनी रिपोर्ट है कि जी हमने 800 इनकाउंटर किए हैं। पंजाब के अंदर भी इल्ज़ाम लगते रहे हैं कि जी मावरा अदालत कत्ल है। तो क्या इसके ऊपर कोई तहकीकात नहीं होनी चाहिए कि जो मावरा अदालत कत्ल हो रहा है कम अज़ कम उसकी एक अकाउंटेबिलिटी तो हो? बिल्कुल, उसके में जो देखिए ये चीज़ बिल्कुल काबिल कबूल नहीं है, ये इंसियादी तकाज़ों के ख़िलाफ़ है, ह्यूमन राइट्स की बड़ी संगीन वायलेशन है, क्योंकि जहाँ पर वो इदारा जो अवाम को तहफ़्फ़ुज़ देता है, पुलिस का इदारा, वो ख़ुद अगर इतने बड़े और संगीन जुर्म में मुलव्वस हो तो वहाँ अवाम को तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिलेगा। इसलिए हमने तो हमेशा बड़ी सख्ती से इन चीज़ों को नोटिस लिया।
माजी में ये ज़्यादा हुआ करता था, लेकिन वक्त के साथ ये ख़त्म किया गया, इसकी बड़ी सख्ती से इसको काउंटर किया गया है। वज़ीर आज़म साहब, ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक और रिपोर्ट भी की थी जहाँ पे उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान के अंदर जो लोग गायब हो जाते हैं, अदालत कत्ल हो जाता है उनका, उन्होंने उनकी फैमिलीज़ ने ख़ास आके फ्रंटियर कोर का नाम लिया। अब इस तरह के मामलात अगर सामने आएंगे और जिस तरह के पश्तून मार्च हमने देखा, यहाँ पे लोग आके बैठ जाएंगे और फिर उनके ऊपर जिस तरह एक्शन होगा, उनके ऊपर उल्टा के उनकी बात सुनी जाए, उनकी ग्रीवेंसेस सुनी जाए, उनके ऊपर पर्चे कट जाएंगे, तो फिर आप समझते हैं कि ये मुल्क की मुफाद के लिए और मुल्क की जो फेडरेशन है उसके लिए एक अच्छी बात होगी? देखिए, जब जो लोग यहाँ आए थे नकीबुल्लाह वाले कत्ल के सिलसिले में, मैंने खुद उनसे मुलाकात की, बहुत से बुजुर्गों ने मुलाकातें की। जरूर, मगर बाद में उनके साथ क्या हुआ? वादा किया कि हम इस पर एक्शन लेंगे और हमने जो हमारे इख्तियार में था पूरी कोशिश की। उसी दबाव के नतीजे में ये शख्स जो था ये अदालत में पेश हुआ। अब तो पर्चा कटा है या किला सैफुल्लाह में बहुत सारे पर्चे कटे हैं। जी नहीं, यहाँ तो पर्चा शायद यहाँ भी कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन वो मुकामी इंतजामिया करवाती, वो बात नहीं है कि किसी से इंतकाम के तौर पर किया गया है। ये जो काबरा अदालत में पहले कहा, ये चीज़ें काबिल कबूल नहीं है। इस किस्म का अमल मुल्क को भी नुकसान पहुँचाता है और मुल्क की शोहरत को भी नुकसान पहुँचाता है। अगर कोई शिकायत आती है तो हम भी कोशिश करते हैं। मिसिंग पर्सन्स की एक उनके अपने लोग मिसिंग हो गए हैं जो भी बना हुआ है, जी। वो भी इस पर कार्रवाई करता है। तो इस पर हुकूमत की तरफ से कोई इस चीज़ को सैंक्शन नहीं है या इसको कोई हिमायत की चीज़ हुकूमत। वज़ीर आज़म साहब, जब आप बलूचिस्तान गए थे तो तब कुछ आपके एमपीज़ थे जिन्होंने आपसे मिलने से इनकार कर दिया था। मैं कुछ वो मामलात में जाना चाहती हूँ, इसलिए चूँकि सेनेट इलेक्शंस के बाद बहुत सारी बहस शुरू हुई है कि जी इलेक्शंस हॉर्स ट्रेडिंग कैसे होती है, और जिस तरह कि आपने कहा कि जिस तरीके से हुई उस तरीके से आपकी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भी बिगड़नी शुरू हो गई। व्हाट रियली हैपेंड? क्या वाकई में उनके इतने ग्रीवेंसेस थे आपकी लीडरशिप के साथ कि मामलात ख़राब हो गए या कुछ और हुआ? देखिए, मैंने पहले भी कहा था कि अगर वहाँ के एमपीएस को कुछ शिकायत थी, मैंने 3 दफ़ा पहले भी वहाँ गया था, तो उन्होंने कभी शिकायत नहीं की। तो ऐसी क्या हालात पैदा हुए कि यकदम वो उठकर और एक साजिश का हिस्सा बन गए और चीफ मिनिस्टर चंद महीने की बात थी, सिस्टम को डिस्टेबलाइज किया और उसके बाद जो सेनेट में हुआ वो सबके सामने है कि आज आपका चेयरमैन एक ऐसा शख्स है जिसकी कोई पार्टी नहीं है। मुझे वो समझा दे कि जिस इदारे में तमाम बड़ी जमातें मौजूद हों और एक की 35 सीटें हों, एक की 20 सीटें हों, एक की 12-13 सीटें हों और इलेक्ट वो बंदा हो जो सोसाइटी का मेंबर नहीं है, और वो जमातें जो एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगा रही थी कि ये हमारे मेंबर ख़रीद रहे हैं, और हमारे एमपीएस को एक पार्टी ने कहा जी कि हमारे 14 लोग ये खरीद कर ले गए हैं, और हुई कि जमातों को अपने एमपीएस को खरीदना पड़ा। वो कौन सी जमात? वो जानते हैं। मैं किसी पर इल्जाम नाम लेकर नहीं लगाना चाहता। मैं अगर इस ओहदे पर रहूं तो जरूर नाम लगाऊंगा, लेकिन वो सब जानते हैं कि किसने कहा था कि मेरे जो एमपी ले गया और मैं उनके खिलाफ कार्रवाई करूंगा। और सिर्फ एक जमात थी जिसने एक पैसा भी सेनेट के इलेक्शन में न दिया और न लिया, और ओपनली कहा कि वो PMLN थी। मगर वज़ीर आज़म साहब, आप ट्रबल शूटर एक और जगह भी रहे हैं। जो लबैक पाकिस्तान का धरना हुआ था उसके अंदर आपको आर्मी चीफ ने कहा था कि आप आएँ, उसके अंदर आप एक सालसी का रोल अदा करें, खून खराबा नहीं होना चाहिए, आप मीडिएटर बने। उसका नतीजा ये निकला कि आपको अपने लॉ मिनिस्टर को इस्तीफ़ा मांगना पड़ा उसका। मगर ये सही नहीं है कि आप लोग नहीं चाहते थे कि जाहिद हामिद साहब इस्तीफ़ा दें, आप लोग चाहते थे कि शायद बिल्कुल। ये देखें, ये मुख्तलिफ राय होती हैं हर इशू पर। उसके बाद सब बैठे और ये फैसला किया गया कि इसको नेगोशिएशन से इस मामले को ख़त्म किया जाए और ताकि जानी नुकसान ना हो। और आज आपने देख लिया कि अवाम ने भी उसको रद्द किया। मगर बुरा ना मनाइएगा प्राइम मिनिस्टर साहब, अवाम की ये भी राय बनी
कि हुकूमत ने अपने घुटने टेक दिए हैं लबैक पाकिस्तान के सामने, और जब वो मुआहदा हुआ और फिर उनको इस तरह पैसे बांटे गए, उसके तनकीद हुई और ये कहा गया कि हुकूमत को अपनी रिट बरकरार रखनी चाहिए थी, बजाय इसके कि वो घुटने टेकते और फिर इस तरह पैसे बांटते। आप मेरे ख्याल उस वक्त अखबार भी पढ़ लें कि क्या राय अखबारों में अखबारों से ही देख के मैं तो बता रहा हूं, मैं आपको हुकूमत के घुटने टेकने की बात नहीं है। हुकूमत हमेशा वो अमल करती है जिससे अवाम का नुकसान कम से कम हो। यकीनन उसमें हमारी सुबकी हुई, जैसे आप टेक दिए, ये रास्ता भी था कि वहां गोलियां चलती, सैकड़ों लोग मरते, ये रास्ता भी था। हमने रास्ता अपनाया जिससे मामला भी हल हो गया। यकीनन मुझे उस फैसले पे खुशी नहीं है, मैं ये भी आपको बता दूं, लेकिन एक मिलकर एक फैसला किया गया और उसके बाद वो मामला मुंतशिर हुआ और वक्त ने साबित किया कि वो फैसला ठीक था। उससे नुकसान भी नहीं हुआ और जो लोग ये मौक़िफ़ लेकर आए थे, जो उनके अज़ाइम थे, वो भी ख़त्म हो गए। मगर अब जो अरेस्ट गए हैं खादिम हुसैन रिजवी के ऊपर, पुलिस तो हरकत में ही नहीं आ रही, उनको अरेस्ट ही नहीं कर रही। पुलिस अरेस्ट कर लेगी, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स हैं, अरेस्ट कर लेगी। तो आपकी इंटीरियर मिनिस्ट्री ने ही फिर उनको, इंटीरियर मिनिस्ट्री का नहीं, ये सूबाई मामला होता है, वही इसका उधर भी आपकी हुकूमत है जी, तो वो एक्शन लेंगे। जिस सूबे में भी हो उस सूबाई हुकूमत फर्ज है कि एक्शन ले जी। ये तो ऑर्डर्स सुप्रीम कोर्ट के आ गए, हम तो हमेशा सुप्रीम कोर्ट का हर ऑर्डर मानते हैं। इधर लेते हैं छोटा सा वक्फा और वक्फे के बाद फिर हाजिर होते हैं। करें निगोशिएटिंग टेबल पे, या कि हम रिकॉग्नाइज अफगानिस्तान की जो हुकूमत है वो एक फरीक है। देखिए, ये चाहने या ना चाहने वाली बात नहीं होती, यहाँ डिमांड्स कोई नहीं होती, ममालिक एक दूसरे से डिमांड्स नहीं करते, अपना व्यू पॉइंट होता है कि ये इशू है, ये कैसे तय हो सकता है, हमारे वहाँ पर क्या इंटरेस्ट है। और हमारा व्यू पॉइंट बड़ा सीधा रहा है कि अफगानिस्तान में जंग किसी चीज़ का हल नहीं है और सिर्फ एक हल है कि अफगान खुद बैठें, नेगोशिएट करें, इन मामलात को तय करें। पाकिस्तान हो, अमेरिका हो, बाकी दुनिया के ममालिक हों, वो उस प्रोसेस को फैसिलिटेट कर सकते हैं। पहले दिन से कह रहे हैं कि जंग इसका हल नहीं है। मेरी सदर अशरफ गनी से मुलाकात हुई थी रात में, बड़ी खुलकर बात हुई और यही एग्री हुआ कि टेबल पर सब बैठें और मामले को तय किया जाए। उसके बाद डायलॉग उनसे जारी है, अभी NSA होकर आए हैं जी। अभी उन्होंने मुझे भी दावत दी है, मैं भी इंशाल्लाह जाऊंगा। कब जाएंगे? कुछ मैं जल्दी इंशाल्लाह अगले